नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारतीय रुपये में हो रही लगातार गिरावट। हाल ही में पब्लिश हुए एक शानदार एडिटोरियल के आधार पर हम उन गहरे स्ट्रक्चरल इश्यूज या ढांचागत कारणों को डिकोड करेंगे जो रुपये को नीचे खींच रहे हैं। यकीन मानिए, ये कोई रोजमर्रा का नॉर्मल उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी के सामने कुछ ऐसी बुनियादी चुनौतियां हैं जिन्हें समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 96.3। साल 2026 में एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत इसी गंभीर स्तर के आसपास अटकी हुई है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर जो इस वक्त भारी दबाव पड़ रहा है, ये उसका एक बहुत ही साफ और सीधा इंडिकेटर है। तो आज का हमारा रोड मैप काफी सिंपल है। हम शुरुआत करेंगे रुपए की इस गिरती हुई स्थिति से, फिर इसके असली कारणों को खंगालेंगे, समझेंगे कि क्यों बैंडेड वाले टेम्पररी सॉल्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं, और आखिर में बात करेंगे एक शॉक एब्जॉर्बर वाले पक्के समाधान की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, रुपए की गिरावट, जो असल में एक बहुत गहरी बीमारी के लक्षण हैं। जरा सोचिए, सिर्फ साल 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक, यानी महज कुछ ही महीनों के ईयर टू डेट आधार पर भारतीय रुपया अपनी वैल्यू का करीब 6.5% खो चुका है। किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी की करेंसी के लिए इतने कम समय में इतनी बड़ी गिरावट वाकई चिंता की बात है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, इसीलिए रुपया गिर रहा है, लेकिन ये गणित कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। 2025 के डेटा को देखिए, जब ग्लोबली अमेरिकी डॉलर खुद कमजोर हुआ, उसका इंडेक्स 109 से गिरकर 98 पर आ गया, तब भी भारतीय रुपया 4.7% गिरा। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि रुपये की ये कमजोरी बाहर से नहीं आई है, ये हमारी अपनी इंट्रिंसिक कमजोरी है। इस एक्सप्लेनर का जो सोर्स एडिटोरियल है वो बिल्कुल सटीक बात कहता है। उसका मुख्य तर्क है कि रुपए की ये कमजोरी पूरी तरह से स्ट्रक्चरल है। हुआ ये था कि साल 2024 में भारी दखलंदाजी करके इस गिरावट को आर्टिफिशियली रोक दिया गया था। अब बाजार आखिरकार उस सच्चाई को भांप गया है और उसी रियलिटी को आज की कीमतों में एडजस्ट कर रहा है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। इन सब के पीछे के असली कारण क्या हैं? हमारी अर्थव्यवस्था पर ये दोहरा दबाव आखिर आ कहां से रहा है? अगर हम इस गिरावट की जड़ तक जाएं तो हमें दो अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस दिखाई देते हैं। पहला है कैपिटल अकाउंट पर पड़ने वाला प्रेशर और दूसरा है करंट अकाउंट का प्रेशर। आसान भाषा में कहें तो यही वो दो मोर्चे हैं जहां से ये पूरी समस्या पैदा हो रही है। पहले बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। देखिए, इस वक्त दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट बूम चल रहा है। और पता है बाजी कौन मार रहा है? पूर्वी एशियाई देश। विदेशी और यहां तक कि हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा भारत से निकालकर उन देशों की तरफ ले जा रहे हैं जो इस एआई वेव का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। आपने शायद बिजनेस की दुनिया में चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का नाम सुना होगा, जहां कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन से हटाकर दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि इसका फायदा हमें मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पूर्वी एशियाई कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस बड़े सप्लाई चेन शिफ्ट में ज्यादा कामयाब हो रहे हैं और अहम विदेशी पूंजी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करंट अकाउंट का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं है। पश्चिमी एशिया में जो लगातार तनाव चल रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे हमारा आयात बिल भयानक तरीके से बढ़ गया है। इसी वजह से एक बहुत बड़ा फाइनेंसिंग गैप पैदा हो गया है जो सीधे तौर पर हमारी करेंसी को कमजोर कर रहा है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? हमारा अगला हिस्सा इसी पर है। अस्थायी उपाय या बैंडेड वाले सॉल्यूशंस काम क्यों नहीं कर रहे और सेंट्रल बैंक के दखल की सीमाएं क्या हैं? देखिए, सरकार और रिजर्व बैंक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए कई कदम उठाए। लोगों से अपील की गई कि विदेश यात्रा कम करें, सोने की खरीदारी पर लगाम लगाएं। बात यहीं तक नहीं रुकी, सीधे स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट्स में दखलंदाजी की गई और नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स यानी एनडीएफ मार्केट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। लेकिन सच बताऊं, इन सब पैंतरेबाजियों से जो भी राहत मिली वो बहुत ही कम वक्त के लिए थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल मैट्रिक को समझना जरूरी है, नेट शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन। सिंपल वर्ड्स में, जब सेंट्रल बैंक आज रुपए की गिरती कीमत को संभालने के लिए मार्केट में अग्रेसिवली उतरता है तो वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वो भविष्य में डॉलर बेचेगा।
इसी को नेट शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन का बढ़ना कहते हैं। और हमारा सोर्स एडिटोरियल इसी बात पर जोर देता है कि अगर आप अपनी फॉरवर्ड बुक का इस तरह लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसका सीधा मतलब है कि फ्यूचर में आपके विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आने वाली है। आज के लिए तो ये ठीक लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर आखिर सोल्यूशन क्या है? चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, द शॉक एब्जॉर्बर सोल्यूशन, जहां बात होगी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर फोकस शिफ्ट करने की। एडिटोरियल ने जो समाधान सुझाया है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। उनका कहना है कि ये जो बार बार किया जाने वाला मॉनेटरी इंटरवेंशन है ना, इसे तुरंत बंद करना चाहिए। करेंसी को कंट्रोल करने के बजाय इस फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपना नेचुरल काम करने देना चाहिए। इस तरह रुपया हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए एक प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा और बाहरी झटकों को खुद झेलेगा। मतलब साफ है, करेंसी डेस्क पर बैठकर मार्केट से जोड़ तोड़ करने का समय अब जा चुका है। अब हमारा पूरा फोकस उन बुनियादी समस्याओं को सुलझाने पर होना चाहिए जो हमें पीछे खींच रही हैं। हमें अपने घरेलू बाजार को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, विदेशी पूंजी को अट्रैक्ट करना होगा और अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को एक बड़ा बूस्ट देना होगा। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि ग्रोथ के रास्ते में जो गहरे स्ट्रक्चरल रोड़े अटके हैं उन्हें अब इमरजेंसी बेसिस पर हटाना ही होगा। जो टेम्परेरी मॉनेटरी ट्रिक्स हम अब तक अपनाते आ रहे थे वो अब अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं। सच तो ये है कि करेंसी डेस्क के जरिए अब कोई भी शॉर्टकट नहीं बचा है। और इसी बात पर यह सोर्स एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या ये बड़े स्तर के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इतनी तेजी से लागू किए जा सकते हैं कि वे करेंसी की इस तेज गिरावट को मात दे सके, या फिर इकोनॉमी के लिए शॉर्टकट लेने का समय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? सोचने वाली बात है ना।